गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 11 का अध्ययन किया था। आज हम एक नए अध्याय की तरफ शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया अध्याय है वर्ग एवं वर्गमूल, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है वह है वर्ग स्क्वायर। वर्ग से क्या तात्पर्य है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वापस समझिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। यदि हमें कोई संख्या दे रखी है, यदि हम उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लेते कोई संख्या 4 है, हमें 4 का वर्ग निकालना है, तो इस संख्या को इसी संख्या से वापस गुणा करना, तो जो हमें आंसर मिलेगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 4 का वर्ग 16 होगा। एक और उदाहरण लें, जैसे 6 है, 6 का वर्ग निकालना है तो 6 को 6 से ही गुणा करना है, और गुणा करने पर जो हमें गुणनफल मिलेगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। इसे हम 4 की पावर 2 और इसे हम 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ 4 2 बार आया है तो जितनी बार आता है उसकी उतनी पावर बन जाती है। आधार समान है और दोनों की पावर 1 है तो ये जुड़ के हो जाएगी 2। तो वर्ग को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, जिसमें 10 तक की हमें 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, जिसमें 1 का वर्ग होता है 1, 2 के वर्ग की बात करें 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। हमें 10 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग हमें याद होने चाहिए। इसकी सहायता से हम आगे सीखेंगे। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं से संबंधित कुछ गुणधर्म हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले गुणधर्म की। तो ध्यान रखिए, इस संख्याओं की सहायता से हम किसी भी बड़ी संख्या के वर्ग का इकाई अंक बता सकते हैं। जैसे यदि हमें 12 का वर्ग निकालना हो तो बिना वर्ग निकाले हम बता सकते हैं कि इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। कैसे? यहां देखिए, इकाई अंक क्या है संख्या का? 2, और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 का वर्ग होता है 4। तो 12 का जो वर्ग होगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इकाई अंक 4 होगा। और 12 का वर्ग होता है 144, तो हम देख सकते हैं इसके वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। जैसे एक और संख्या लें, जैसे 27, हमें 27 के वर्ग का इकाई अंक पता करना है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 7। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का वर्ग होता है गुण 50। तो देखिए इकाई अंक इसमें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो जो 27 का वर्ग होगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 9। और 27 का वर्ग होता है 729। एक लास्ट और देख लेते हैं।
जैसे 14 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है 4, और 4 का वर्ग होता है 16, तो इसका इकाई अंक क्या है 6। तो हम कह सकते हैं इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा और इसका वर्ग होता है 196। आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ गुणधर्म देखते हैं, जिसमें पहला गुणधर्म है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वह पहला गुणधर्म कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। देखिए हो सकती है, जरूरी नहीं है हो या नहीं हो। जैसे इसका इकाई अंक 6 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या 16 का है, लेकिन 26 की बात करें तो यहाँ भी इकाई अंक 6 ही है, किंतु यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इकाई अंक इनमें से कोई होगा तो हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके अलावा जो संख्याएं बच गई, इनके अलावा कौन सी बच गई 2, 3, 7 और 8, यदि इन चारों में से किसी संख्या का इकाई अंक ये होगा तो हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अब देखिए इकाई अंक क्या है 33, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई अंक इनमें से कोई भी हो गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई होगा तो हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो दूसरा नियम हो गया दूसरा नियम है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसका इकाई अंक देखिए 8 है तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यदि किसी संख्या का अब इकाई अंक क्या है 6, तो हम देखते हैं 6 इसके अंदर आ रहा है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किंतु यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम पहले नियम से संबंधित है, जो कि यह है 0। ध्यान रखना है यदि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होंगे उस संख्या
के वर्ग में उससे देखिए तीसरा नियम ध्यान से, यदि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होंगे उस संख्या के वर्ग में उससे दुगुने शून्य होंगे। कैसे समझते हैं, जैसे मान लेते कोई एक संख्या है 20, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए 20 का वर्ग क्या होता है 400। तो हम देखते हैं यहाँ शून्य कितना था 1, तो इसके वर्ग में उसके दुगुने, तो 1 का दुगुना क्या होता है 2, तो 2 शून्य आ जाएंगे। एक और संख्या लें 300, यदि हम इसका स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर होता है 90,000। तो अब देखिए इसके अंदर शून्य कितने थे, इसमें 2 शून्य थे, तो इसका जो वर्ग होगा उसके अंदर उसके दुगुने, तो 2 का दुगुना 4, तो इसका जो वर्ग होगा उसके अंदर 4 शून्य आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या सम होती है। अर्थात यदि हमें कोई संख्या दे दे, क्या ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो यदि हम पहले नियम की तरफ देखें तो हम कह सकते हैं कि इकाई अंक शून्य है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन तीसरे नियम में पढ़ें, शून्यों की संख्या क्या होगी सम, जबकि यहाँ शून्य कितने हैं 1, 2, 3 और 3 विषम है। इसीलिए हम कहेंगे कि यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि शून्यों की संख्या कैसी है विषम। पूर्ण वर्ग होने के लिए 0 तो चाहिए, लेकिन 0 भी कैसे होने चाहिए सम अंकों में। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 3, 5, 7 ऐसे शून्य नहीं हो सकते। और एक लास्ट गुणधर्म पढ़ते हैं इसका, चौथा गुणधर्म कहता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। यदि किसी सम संख्या का हम वर्ग निकालेंगे तो वह सम संख्या होगी, और विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो वह विषम संख्या होगी। जैसे 2 सम संख्या है तो इसका वर्ग 4, वह भी सम संख्या है। 4 वर्ग सम संख्या है तो इसका वर्ग 16, वह भी सम संख्या है। और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। जैसे 7, यह विषम संख्या है तो इसका जो वर्ग है वह भी एक विषम संख्या है। 9 को लें तो 9 भी विषम संख्या है और इसका वर्ग भी एक विषम संख्या है। तो वापस देख लेते हैं चारों गुणधर्म की तरफ। पहला गुणधर्म, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 में से कोई हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। दूसरा गुणधर्म, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरे गुणधर्म की बात करें, यदि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं उस संख्या के वर्ग में उसके दुगुने शून्य हो जाएंगे। अगर 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य है तो 6 बार शून्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कैसी होती है सम संख्या होगी। और लास्ट चौथा नियम कहता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं आगे।
अब हम सीखते हैं किसी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे हमें 8 का वर्ग निकालना है तो इससे हम 8 से गुणा करके हम सीधा ही 8 का वर्ग निकाल देंगे। किंतु बड़ी संख्या का वर्ग निकालना हो जैसे 32, तो इसे हम 32 गुणा 32 गुणा विधि से नहीं बल्कि दूसरे एक सूत्र से निकालेंगे। जो सूत्र ध्यान रखना है आपको, हम किसी भी संख्या का वर्ग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में निकालेंगे, जिसका सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका अध्ययन हम आगे 14 नंबर अध्याय में करेंगे। तो देखिए, जो संख्या दे रखी हो उसे हमें दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है। 32 को इस तरह तोड़ना है कि दो संख्याएं हो जाएं और हम इसे 10 के पहाड़े के रूप में रखेंगे। जैसे 32 को हम लिखेंगे 30 प्लस 2, 32 हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a का मान है 30 और b का मान है 2। और अब हम इसके अंदर मान रखेंगे। a बराबर अपना 30 है और b बराबर 2 है। अब देखिए, a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस b का स्क्वायर। a और b का मान इस समीकरण में रखेंगे। अब इसे हम सरल करेंगे। 30 का स्क्वायर, तो अभी हमने सीखा 0 के लिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ 0 1 है तो उसके दुगुने 0 आ जाएंगे। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 2 का 30 से 60 और 60 का 2 से 120 और प्लस 2 का स्क्वायर हमें पता है 4। और अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1024, जो कि 32 का वर्ग होता है। एक और संख्या ले लें, जैसे 81 का स्क्वायर निकालना है तो वही तरीका, पहले इसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 80 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, इसमें a का मान हो जाएगा 80 और b का मान हो जाएगा 1। इस समीकरण में मान रखेंगे वापस, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। वही तरीका, 80 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का वर्ग होता है 64 और यहाँ 1 0 है तो 2 बार 0 आ जाएंगे। प्लस इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 का 80 से 160 और 160 का 1 से गुणा करेंगे वापस 160 और प्लस 1 का वर्ग होता है 1। अब हम इसे आगे जोड़ देंगे तो हमारी जोड़ आ जाएगी और यही इसका वर्ग कहलाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है
यह नियम आपको ध्यान रखना है। नियम कहता है यदि दो क्रमागत संख्याएं n और n+1 तो इनके वर्गों के मध्य 2n संख्याएं होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। कैसे, ध्यान से समझिए कि दो क्रमागत संख्या, जैसे हम बात करें 3 का वर्ग एवं 4 का वर्ग, तो इनके वर्गों के मध्य, तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, तो इनके वर्गों के मध्य जो भी संख्याएं, उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n। अब इनके मध्य संख्या कौन सी है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब यदि हम इनको गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो संख्याएं कितनी हुई, 6। और इसे हम इस सूत्र की सहायता से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दो संख्याएं कौन सी थी, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 को यदि हम n मान लें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का n का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि 4 कब आएगा, 3 में 1 जोड़ने से, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी नहीं होगी, उसका सूत्र है 2n। 2 गुणा 3, n की जगह 3 रखेंगे और इसे हम सरल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6। और ऐसे भी हमारा आंसर 6 आ रहा था। ये तो छोटी संख्या थी, यह बड़ी संख्या में काम आता है। कैसे, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 10 का वर्ग एवं 11 के वर्ग के मध्य कितनी संख्याएं होगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो देखिए ये दो लगातार संख्याएं, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, 10 और 11। यदि हम इसे ये लिखें 10 को n माने तो 11 क्या हो जाएगा, n+1, 10 में 1 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा। तो कहता है कि यदि n और n+1 के वर्गों के मध्य कितनी संख्याएं होती है, 2n, तो सूत्र लगाएंगे 2n और n की जगह हम क्या मान रखेंगे, n की जगह मान रखेंगे 10 का, तो उत्तर आएगा 20। तो हम कह सकते हैं 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के मध्य 20 संख्याएं होती है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वह टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है? पाइथागोरस ट्रिक 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ट्रिक तीन संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें वापस समझिए, पाइथागोरस ट्रिक 3 संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये 3 संख्याओं का समूह, इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
10, तो 10 का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर। तो दोनों संख्याएं कौन सी? 6 और 8, इनका वर्ग और इनके योग के बराबर होता है। अगर ये दोनों का उत्तर समान आता है तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक है, और नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो देखिए 10 का वर्ग क्या होता है? 100, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 64 को, तो हम देखते हैं अंत में समान आ रहा है योग, तो यह पाइथागोरस ट्रिक है। धन्यवाद।